ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे क्वेश्चन ऑन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, राइट। सो एज यू ऑल नो कि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ अकाउंट्स which includes branch stock account, mainly stock account and debtor account, which which is required for calculations. Apart from that, we prepare adjustment account and P&L account for main profit or loss. So जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा है कि prepare relevant accounts. relevant accounts का मतलब हो जाता है कि सिर्फ वो accounts बनाओ which you need. ठीक है, तो जिनकी ज़रूरत नहीं है वो नहीं बनाएंगे. सो हमारे मेन अकाउंट्स हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस के लिए हमारे अकाउंट्स बनते हैं एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट. लेट अस रीड द क्वेश्चन थॉरोली क्योंकि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो हैरी लिमिटेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सच प्राइस. मतलब आप ऐसा प्राइस सेट करो कि उस पर 20% का प्रॉफिट हो जाए इनवॉइसिंग के लिए. सो इनवॉइस प्राइस में ये जो परसेंटेज है ये बेस्ड है प्राइस पर. सो लेट प्राइस बी 100, तो लोडिंग हो जाएगी 20 बिकॉज इट सेज 20% ऑफ दिस प्राइस. तो इस प्राइस को 100 मान लिया, लोडिंग 20, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 80. सो लोडिंग इज 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस एंड इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस. ठीक है ना. देखो ये 20/100 इनवॉइस प्राइस का प्रपोर्शन 1/5 है और कॉस्ट में ये 20/80 1/4 है. अच्छा, अब हम इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं. बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो ये आउटस्टैंडिंग का मतलब लास्ट ईयर पे नहीं की होगी तभी ओपनिंग बैलेंस में आ रही है ना. तो ये चारों आपके ओपनिंग बैलेंसेस है. स्टॉक इज एट इनवॉइस. देन ट्रांजेक्शन्स आर गुड्स सेंड टू ब्रांच. अगर कुछ प्राइस नहीं दे रखा तो इनवॉइस प्राइस माना जाता है. गुड्स रिसीव्ड. नाउ व्हेन गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड दे रखा होता है, इसका मतलब है कि जो दोनों में डिफरेंस है इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट. सो आपकी ब्रांच के पास 25,000 का स्टॉक है जो अभी इन ट्रांजिट है, जो इन्हें मिलना है. ओके. कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, कैश भेज रहे हो तो एक्सपेंसेस नहीं है, कैश भेज रहे हो. नाउ रिमेंबर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हमारा जो है ये एक्रूअल बेसिस पे काम करता है. सो जब आप एक्सपेंसेस लिखेंगे तो ना तो हम कैश सेंट पे जाएंगे ना हम पेमेंट पे जाएंगे. वील हैव टू सी एक्सपेंस ऑफ द ईयर. जैसे P&L अकाउंट आप फाइनल स्टेटमेंट में बनाते थे ना फाइनल अकाउंट्स में, वैसे ही बनेगा. अच्छा, डेप्रिसिएशन है 10%, तो वो तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा. 10% ऑफ दिस. एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो कौन सी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी? ये तो बिगनिंग में थी. ये वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी बिगनिंग में थी. इट मीन्स कि ये आपने पिछले साल की पेमेंट की है, तो ये लास्ट ईयर की सैलरी है जो आपने अब पे किया है. तो आपका अब का एक्सपेंस, इस ईयर का एक्सपेंस जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें से 25,000 जो हैं ये लास्ट ईयर को बिलोंग करते हैं. सो इस ईयर का एक्सपेंस होगा 1,20,000. हाँ, अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करते हैं. देखो यहाँ ना कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो आउटस्टैंडिंग तो ऐड करते हैं, हमने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग आपका ओपनिंग बैलेंस है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये हमारा करेंट ईयर है सो हमें एक्सपेंस इस करेंट ईयर का सॉल्व करना है. ठीक है. तो जो आउटस्टैंडिंग होते हैं ये बिलोंग करते हैं पिछले पीरियड को. सो अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो ये इसका पिछला पीरियड मतलब ये करंट ईयर का बिलोंग करता है. सो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम ऐड करते हैं, बट आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ये करंट ईयर के पीछे चला गया. करंट ईयर तो ये है ना आपका, तो ये अमाउंट तो पीछे से बिलोंग करता है, तो इसको माइनस करना पड़ता है. लाइकवाइज अगर प्री पेमेंट्स हैं वो आगे को फॉरवर्ड वाली होती हैं. सो प्री पेमेंट इन द बिगनिंग, ये जो बिगनिंग की अगर प्री पेमेंट है तो वो इस ईयर को बिलोंग करती है, वो ऐड होती है. लेकिन जो आपकी प्री पेमेंट आगे के लिए है मतलब क्लोजिंग बैलेंस में है तो वो आपकी नेक्स्ट पीरियड को बिलोंग करती है, तो वो माइनस होती है. सो फॉर्मूले में ये जो आपने NPO में भी पढ़ा होगा ना, सो क्लोजिंग के लिए रूल होता है आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो और प्रीपेड माइनस कर दो, बट ओपनिंग बैलेंसेज हो तो फिर रिवर्स करना पड़ता है. अच्छा, गुड्स रिटर्न भी आ गए. ठीक है. फिर आ गया कैश सेल आ गई, क्रेडिट सेल आ गई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आ गया, डिस्काउंट है, पिल्फरेज है. पिल्फरेज इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल लॉस.
जो छोटा मोटा स्टॉक आपका लॉस हो जाता है, जैसे एम्प्लॉयज़ ने चोरी कर ली, इस तरह के जो लॉसेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, इनहेरेंट होते हैं बिजनेस में, नॉर्मल है, ठीक है। सो सारे नॉर्मल लॉसेस कहाँ चले जाते हैं हमारे, ये जाते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट में। नॉर्मल जो है ना, इफ़ समथिंग इज़ नॉर्मल, इसका मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई बिजनेस का पार्ट है तो वो हमें फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट में, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट में डालना है, तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। हैड इट बीन से लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या शॉर्टेज ऑफ स्टॉक ड्यू टू एनी रीज़न, अगर किसी वजह से आपका स्टॉक कम हो गया, कोई भी रीज़न हो, वो फायर हो, थेफ्ट हो, कुछ भी हो, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। सो एबनॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, इट्स इफेक्ट शुड गो इन दी P&L, तो वो फिर कॉस्ट P&L में और लोडिंग एडजस्टमेंट में जाती है। अच्छा, अब क्लोजिंग बैलेंसेस में कैश दिया हुआ है, डेटर्स हो गए और स्टॉक, इनके बैलेंसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये कि इन्हें सॉल्व करो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और आपका हेड ऑफिस क्या है, हैरी ट्रेडर्स। वील स्टार्ट विद ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना। और ये आप किस ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर 2019-20। ओके, आप इसके जितने फॉर्मेट होता है जो आप इसमें लाइंस ड्रॉ करते हो, दैट यू कैन डू। नाउ एज अ रियल एसेट इट शुड हैव अ डेबिट बैलेंस, और इसके सारी जो प्लस जो चीज़ें, जो स्टॉक बढ़ेगा तो प्लस होगा, एंड इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न स्टॉक कम होता है तो माइनस। सो अब स्टॉक की इन्फॉर्मेशन पिक कर लो। सी, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पिक करके लिखेंगे। रीज़न क्या है कि अगर हम सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने लगें तो सबकी रिकॉर्डिंग, फिर सबकी पोस्टिंग, तो उसमें एक तो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, और दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और एग्ज़ाम में हमारे पास कितना टाइम होता है, 25 to 30 मिनट्स फॉर 1 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता। 5 क्वेश्चंस 2.5 आवर, बहुत सिंपल है ना। तो बेटर है कि आप अकाउंट्स को प्रैक्टिस करो। नाउ स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में, जहाँ जब भी आपका स्टॉक बढ़ेगा तो वो डेबिट में आएगा, किसी वजह से स्टॉक निकलता है बिजनेस से तो वो क्रेडिट में आएगा। सो अब वो सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ो जो स्टॉक को इफेक्ट करती हैं। ब्रांच को स्टॉक मिला, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, तो यहाँ लिख दो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। आई एम राइटिंग एब्रीविएशंस बट यू शुड अवॉइड, ये तो मैं समझा रही हूँ, टाइम सेव कर रही हूँ लिखने का, बट यू आर टू राइट कंप्लीट अमाउंट वैल्यूज़, ओके। अच्छा, गुड्स रिसीव्ड तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता, बट गुड्स रिसीव्ड का मतलब है कि हो सकता है कुछ इन ट्रांजिट है। सो जो इन ट्रांजिट है वो हम बैलेंस कैरी डाउन में स्टॉक एट हैंड एंड स्टॉक इन ट्रांजिट यहाँ लिखेंगे। सो क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है ना यहाँ, बट इन ट्रांजिट तो हमें दिख रहा है 25,000 है, ओके। सो आप इन ट्रांजिट जो है वो ले लीजिए, ठीक है। कितना आ गया, इन ट्रांजिट आ गया 25,000। बैलेंस हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर होने वाला है। अच्छा, कैश, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। गुड्स रिटर्न, अब ब्रांच अगर गुड्स रिटर्न कर रही है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब स्टॉक निकाला तो स्टॉक कम हो जाएगा। कितना है, 25,000। अच्छा, अब है कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल, ओके, वी शुड यूज़ प्रॉपर अकाउंट्स नेम। रीज़न बीइंग, हम जो बना रहे हैं इसमें ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम में बन रहा है। सो जब कैश में सेल होगी तो पैसा ब्रांच के कैश में जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट कितना हो गया, 2,50,000। और अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो ब्रांच के कस्टमर्स डेटर्स का अकाउंट बढ़ जाएगा 3 लाख, ठीक है। और क्या हो गया, स्टॉक में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो ठीक है वो तो डेटर्स में जाएगा, डिस्काउंट तो हम उन्हीं को दे रहे हैं। पिलफरेज, पिलफरेज का मतलब स्टॉक का लॉस हो गया, ठीक है, जो छोटा मोटा सामान का नुकसान हो जाता है ना, पिलफरेज बोलते हैं उसको। अब ये क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट को ही अफेक्ट करना चाहिए, इसे नॉर्मल लॉस या लॉस ड्यू टू पिलफरेज लिख सकते हैं 10,000, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं स्टॉक में,
अब हम क्या करेंगे, स्टॉक में हम प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, सो बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी क्लोजिंग स्टॉक। तो आप टोटल कर लो रफली दोनों साइड को, और जो डिफरेंस आएगा उसे क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। चेक कर लेते हैं कितने, 40,000। ऑल राइट, आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए वो यही हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच P&L अकाउंट। ठीक है ना। सो ये वाले अकाउंट्स हमारे बनने हैं और उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर से मैंने वही लिख दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट तो मैंने ऊपर लिख दिया ना, तो यहाँ नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा, ब्रांच P&L अकाउंट। आप चाहो तो इन अकाउंट्स को पैरेलल लिखना शुरू कर सकते हो ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अब एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट, कि कितना हमें ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के कंपोनेंट होते हैं सीक्रेट प्रॉफिट, दैट इज लोडिंग, एंड नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट इस क्वेश्चन में एक तो कैलकुलेट नहीं हो सकता था क्योंकि हमें तो एक ही वैल्यू निकलेगी ना एक अकाउंट से, तो बैलेंस आ गया। और नॉन प्रॉफिट यहाँ पे भी नहीं दे रखा क्योंकि आपने एक इनवॉइस प्राइस फिक्स किया और उसी पे सेल कर रहे हो, कुछ कहा ही नहीं है ना। सो प्रॉफिट इसमें और कोई नहीं है, सिर्फ सीक्रेट प्रॉफिट है, लोडिंग है। अब लोडिंग के कंपोनेंट हमारे 4 जगह होते हैं, दे आर इन दी, लोडिंग के कंपोनेंट हमेशा याद रखो, लोडिंग किस में होती है, लोडिंग इज इन दी ओपनिंग बैलेंस, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड कहाँ पर है, गुड्स रिटर्न्ड, एंड क्लोजिंग बैलेंस, इनमें लोडिंग शामिल होती है। तो यहाँ से इनकी लोडिंग को रिकॉर्ड करो। सो क्रॉस पोस्टिंग, यहाँ आप प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हो, सो ब्रांच आपका यहाँ पे स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक रिजर्व लिखते हैं। सो कितनी आएगी लोडिंग, लोडिंग का प्रोपोर्शन क्या है, 1/5 ऑफ इनवॉइस। सो हमारे पास इनवॉइस प्राइस है 50,000, सो लोडिंग हो गई 10,000। अच्छा, गुड सेंट की लोडिंग आ जाएगी, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, सो 1/5 ऑफ 6 लाख, 1,20,000। अच्छा, यहाँ क्रेडिट से लोडिंग डेबिट में आ जाएगी, सो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोडिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जितनी दे दोगे ब्रैकेट में ठीक रहेगी। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसका स्टॉक रिजर्व, सो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, 1/5 ऑफ टोटल कितना है 65, 13,000 आ गया। ठीक है ना, ये आ गई लोडिंग्स, ये हो गया सीक्रेट प्रॉफिट। अब इसको एडजस्ट करो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो कोई प्रॉफिट तो यहाँ पे नहीं था, अगर आता तो हम लिख देते। इस तरफ हमारे पास एक नॉर्मल लॉस है, सो नॉर्मल लॉस क्रेडिट से क्रॉस पोस्टिंग होती है डेबिट में। ठीक है, सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट नॉर्मल लॉस ड्यू टू पिल्फरेज 10,000। सो ये एडजस्टमेंट अकाउंट है। एडजस्टमेंट में क्या लिखने हैं, सीक्रेट प्रॉफिट्स एंड नॉन प्रॉफिट्स और लॉसेस। सो ट्रेड के, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस हमने यहाँ स्टॉक अकाउंट से ही पिक कर लेने हैं। ठीक है, अब ये ले लिया आपने, तो अब आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। सो बैलेंस किया और उसे किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो P&L में ट्रांसफर होना है ना। सो ब्रांच P&L अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया, कितना, 1,02,000। अब यहाँ सारी तरह के एक्सपेंसेस, सो ब्रांच एक्सपेंसेस वी आर गिवन 1,45,000, बट आउट ऑफ दैट 25 was outstanding for the last year paid in this year. So expense of the year is 1,20,000. Then you have expenses resulting from branch debtors. So debtors में तुम्हें क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 30,000 का। ठीक है, एनीथिंग एल्स फॉर डेटर्स, अच्छा और नहीं है। देन फॉर फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, सो ब्रांच फर्नीचर अकाउंट
डेप्रीसिएशन है 10%, फर्नीचर है आपका 40,000 का, 10% डेप्रीसिएशन हो गया 4,000। ओके, अच्छा और क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ, लॉसेस में आपके स्टॉक के लॉसेस में नॉर्मल लॉस था वो यहाँ एडजस्ट हो गया, और कोई लॉस नहीं है आपके पास। ओके, डिस्काउंट पिलफरेज, ठीक है। सो और तो कुछ है नहीं आपके पास। अब आप इसे बैलेंस कर लो। सो नाउ वी आर फाइंडिंग कि हमारा यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 1,54,000, ठीक है। सो 1,54,000 का मतलब हो गया 52,000 हमारा आ रहा है यहाँ पर लॉस, ठीक। सो इस तरह से हमने इसमें P&L अकाउंट बना लेना है। सो जनरल P&L अकाउंट, branch profit 52,000. Now apart from this we can prepare branch debtors account as our question is demanding, क्योंकि उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट डिफरेंस क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। सो बना लो इस अकाउंट को। बैलेंस दे रखा है 75,000। नाउ रिकॉर्ड जिन ट्रांजैक्शन से डेटर्स इंक्रीज होते हैं डेबिट में, दूसरा क्रेडिट में। सो डेटर्स कब बढ़ते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। 3 लाख। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या है? कैश रिसीव्ड, ब्रांच कैश अकाउंट 2,75,000. In fact, when we are making this account, we should use proper account names. रीज़न बीइंग हमारा ये डबल एंट्री सिस्टम में सब कुछ चल रहा है। सो जब सेल कर रहे हैं तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट से सेल होगी, ठीक है। पैसा आ गया, अब डिस्काउंट दे दिया आपने। सो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, डिस्काउंट दे दिया आपने 30,000 का, ठीक है। इसके अलावा और कुछ किया? गुड्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश रिसीव्ड। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड, कैश सेंड, ठीक है। सो और कुछ नहीं है, आ जाएगा बैलेंस। सो बैलेंस कैरी डाउन किया, 70,000 आ गया, दोनों साइड का डिफरेंस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस हम अकाउंट बना लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब आपने गुड्स की एंट्री कहाँ कहाँ की हुई है देखो, आप अपना चेक करो, आपने गुड्स की एंट्री कहाँ की है। देखो, ये हैं आपके गुड्स सेंट, ठीक है ना, गुड्स सेंट, एंड ये है आपका गुड्स रिटर्न्ड। और इनकी लोडिंग आपने कहाँ कहाँ शिफ्ट की थी? यहाँ आपने लोडिंग शिफ्ट की हुई है, और यहाँ भी आपने लोडिंग शिफ्ट की है। सो इसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये सिर्फ जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है। सो क्रॉस पोस्टिंग हम करेंगे। सो क्रॉस पोस्टिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हमने पोस्टिंग की गुड्स सेंट 6 लाख, और वहीं से हमने पोस्टिंग की गुड्स रिटर्न की 25,000। अब आप इनकी लोडिंग्स को एडजस्ट करो, तो वो हमने करनी है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से। लोडिंग ऑफ गुड्स सेंट, लोडिंग का प्रोपोर्शन हमारे पास कितना है? 1/5 है ना। ये हम ऑलरेडी लोडिंग लिख चुके हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट में ऑलरेडी लिखी हुई है, बस इसे पोस्ट कर दूँ। सो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, लोडिंग ऑफ रिटर्न्स 5,000। सो बाकी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है कि इतना स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेड, क्योंकि वो तो हमने ब्रांच को भेज दिया था। सो 4,60,000 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ वी कैन प्रिपेयर अनदर अकाउंट कॉल्ड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। नाउ वी ऑल नो दैट स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्या होता है? इट्स अ वैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि यह अकाउंट हम किसी चीज़ को सही वैल्यू करने के लिए बनाते हैं,
और what is to be valued here? We are to value stocks, opening stock and your closing stock. ठीक है ना, ये स्टॉक्स इनवॉइस प्राइस पर हैं. अगर हम इनका कुछ नहीं करेंगे तो ये एज इट इज़ बैलेंस हमारे बैलेंस शीट में आने चाहिए. बट हमारा जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि स्टॉक शुड बी शोन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लीस्ट. हमें पता है कॉस्ट कम है क्योंकि इन्वाइसिंग तो लोडेड प्राइस है ना, तो इसमें हमें इसको कॉस्ट पे करने के लिए वी शुड हैव लोडिंग इन सम अकाउंट, ताकि जब हम बैलेंस शीट में दिखाएं तो वी कैन शो कि येस सी इन बैलेंस शीट वी कैन शो स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस इज़ 50,000. ठीक है, एंड वी हैव लोडिंग 10,000. अब ये लोडिंग का भी तो बैलेंस होना चाहिए ना कहीं. सो ये लोडिंग जो है स्टॉक बैलेंसेस को वैल्यूएट करने के लिए जो लोडिंग्स हैं वो हम स्टॉक रिजर्व में लिखते हैं, इसलिए इसे वैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं. इट इज़ हैविंग प्रोपोर्शनेट ओपोजिट बैलेंस. अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 50,000 है तो इसके ओपोजिट क्रेडिट साइड में यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए विच इज़ प्रोपोर्शनेट. लोडिंग का प्रोपोर्शन है 1/5, so it should be 10,000 here. Similarly ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रोपोर्शनेट क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए. so that will be 1/5 of 65,000, that is 13,000. ठीक है ना. अब इसमें इसे किया क्या जाता है, ये लोडिंग्स हम कहाँ डाल देते हैं, एडजस्टमेंट में. सो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये एडजस्टमेंट में चला जाएगा, क्लोज हो जाता है, और क्लोजिंग भी एडजस्टमेंट में ही जाता है. ठीक है, तो ये आ जाता है 13. ये क्लोज हो गया एडजस्टमेंट में और ये भी क्लोज हुआ एडजस्टमेंट में. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जिसमें सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था. सो यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. एंड जो सेलिंग प्राइस वाला जो क्वेश्चन है जिसमें सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस प्राइस, सो वील टेक अप दैट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम. So stay learning and practicing, stay happy. Thank you.